साइंस ट्यूटोरियल प्रेजेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स और फो। तो क्लास 7th के इस चैप्टर के साथ मैं प्रेजेंट हूँ। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर इसमें फर्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Those living organisms which cannot be seen by unaided eye alone are called as microorganisms or microbes। यानी उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए हमें हैंड लेंसेस या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which are so small that can not be seen by naked eye and we can see them with the help of microscope। माइक्रोब्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिनको हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, माइक्रोब्स में भी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स: बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फिगर दिए गए हैं। जैसे ये दिस वन इज एन एल्गी, इसकी बॉडी एक्सेल की बनी होती है। दिस वन इज अनदर एल्गी, इसका जो नाम है क्लेमाइडोमोनास है। एंड दिस वन इज कॉल्ड स्पायरोगाइरा, ये मल्टी सेलुलर होता है। इसी तरह फंजाई के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे ये ब्रेड मोल्ड है जिसका नाम है राइजोपस, एंड दिस वन इज द पेंसिलियम, एंड दिस वन इज द एस्परजिलस। तो ये कुछ फंजाई हैं। इसके अलावा मशरूम जो आप कॉमनली जानते हैं वो भी फंजाई के अंदर आते हैं। प्रोटोजोन्स के अंदर जो है ये यहाँ पे अमीबा है और ये पैरामीशियम है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे यूग्लिना है। तो ये जो है माइक्रोब्स के अंदर आते हैं। एक और ग्रुप है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो बैक्टीरिया आते हैं जो कि कई तरह के शेप होते हैं, राड शेप होते हैं, स्पाइरल होते हैं और स्फेरिकल भी होते हैं। तो ये माइक्रोब्स रहे। इसके बाद से इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और प्लांट और एनिमल में डिजीज काज करते हैं। ह्यूमन बींग्स भी इनके कई डिजीज से अफेक्टेड होते हैं। एल्गी, क्लेमाइडोमोनास इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो माइक्रोस्कोपिक है। फंजाई, ईस्ट और पेंसिलियम इसके एग्जाम्पल्स हैं। राइजोपस है, म्यूकर है, एक्सेट्रा। प्रोटोजोन्स में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटमीबा, ये ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो माइक्रोस्कोपिक भी हैं और इनमें से कुछ डिजीज भी काज करते हैं। एक और ग्रुप होता है जो माइक्रोस्कोपिक है, जिसके लिविंग और नॉन लिविंग के ऊपर काफ़ी डिबेट होता है। तो हमने इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं इंक्लूड किया है, लेकिन ये एक ग्रुप जो है ये भी माइक्रोस्कोपिक है और जिनकी खास बात ये होती है जो इन चारों से अलग करता है कि they reproduce only in living organisms like plants, animals and bacteria। इसलिए इनका नाम प्लांट वायरस, एनिमल वायरस या बैक्टीरियोफेज रखा गया। Now we will discuss the occurrence या where do microorganisms live। माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं? तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है यूनिसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर यानी जिनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड स्मॉल एल्गी लाइक क्लेमाइडोमोनास। एंड सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेलुलर। इसका मतलब द बॉडी ऑफ दीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। इसका एग्जाम्पल है एल्गी। एल्गी में यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, और फंजाई में आप राइजोपस, पेंसिलियम, मशरूम, ये सब मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अकरेंस के बारे में देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सर्वाइव इन एनी कंडीशन, यानी ये आइस कोल्ड से लेकर हॉट स्प्रिंग एंड डिजर्ट से लेकर के मार्सी लैंड तक जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सर्वाइव इन एनी कंडीशंस रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड टू हॉट स्प्रिंग एंड डिजर्ट टू मार्सी लैंड। यानी जहाँ पे टेम्परेचर कम है आइस कोल्ड, जहाँ पे टेम्परेचर 0 से भी नीचे है वहाँ भी सर्वाइव करते हैं। जहाँ पर टेम्परेचर 90 डिग्री है उससे भी अबव है उसके हॉट स्प्रिंग्स में भी सर्वाइव करते हैं। यानी लो टेम्परेचर एज वेल हाई टेम्परेचर दोनों जगह पाए जाते हैं। और डिजर्ट जहाँ पे वाटर बहुत कम है वहाँ भी पाए जाते हैं, और मार्सी लैंड जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ भी पाए जाते हैं। इसके अलावा दे मे ग्रो इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो।
इसमें से जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, जो है वो किसी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर नहीं पाए जाते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, अमीबा है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कॉलोनी में यानी ग्रुप में पाए जाते हैं, जैसे फंजाई, एल्गी एंड बैक्टीरिया। ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया मतलब उनके बेनिफिट के आधार पर कि वेदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंडली फॉर आर हार्मफुल फॉर के ग्रुप के आधार पर दो ग्रुप में बांटा गया है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम देखेंगे कि ए नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज इन वेरियस यूजफुल प्रोसेसेस, यानी कई ऐसे प्रोसेस होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, उसमें इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्व होता है। तो दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर यूज इन यूजफुल प्रोसेसेस आर कॉल्ड फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हम यूज देखते हैं कि हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। तो दे आर यूज इन मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, यानी जो ब्रेड और कर्ड, कर्ड में जो है एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोएसिलस बैक्टीरिया। तो जो मिल्क होता है जिसमें जो मिल्क में अगर थोड़ा सा हम दही की मात्रा डाल दें, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड इन द मिल्क, तो वो पूरे मिल्क को कर्ड में बदल देते हैं। तो इसके अलावा जो है चीज, पिकल्स और मेनी अदर फूड आइटम्स में भी इनका यूज किया जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेड प्रिपरेशन में भी यूज होते हैं। और इसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ दी गई है कि आप अगर फ्लावर ले लें, फ्लावर में सम शुगर, हॉट वाटर और ईस्ट, या जिस जो खमीर के नाम से मिलता है, उसको ऐड करके आप कुछ देर के लिए छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि जो फ्लावर है वो फूल जाएगा। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ द स्वेलिंग, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ईस्ट जो है जो फ्लावर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उनको फर्मेंट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं वो डफ के वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, यानी जो आटा होता है उसकी साइज को बढ़ा देते हैं और उसको फ्लफी भी बना देते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द ब्रेड बिकम फ्लफी एंड सॉफ्ट। तो अनदर यूज अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल एक तरह का ड्रिंकेबल मटेरियल्स है, पेय पदार्थ है। तो ये जो ईस्ट, अभी हमने ईस्ट के बारे में पढ़ा, ईस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे यूज शुगरी मटेरियल, शुगरी सोर्स, शुगर रिच सोर्स को यूटिलाइज करते हैं। और जो है वो जैसे व्हीट है, बार्ली है, राइस है, क्रस्ट फ्रूट जूसेस, उनको ये यूज करते हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू अल्कोहल। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इसके यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच ग्रो ऑन सुगर रिच सब्सटेंस एंड convert sugar into alcohol. This conversion of sugar into alcohol is called fermentation. And this fermentation process was discovered by a French scientist Louis Pasteur in 1857. इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड के प्रोडक्शन में भी जो है इनका रोल होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एस्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, लैक्टिक एसिड्स जो है वो इनके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी के द्वारा ही फार्म होते हैं। तो जैसे एस्टिक एसिड बैक्टीरिया जो विनेगर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये एस्टिक एसिड बैक्टीरिया के लिए जो एसिडिक एसिड फार्मेशन के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अगला जो है यूजफुल जो यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। इनमें आप देखेंगे कि सम फंजाई एंड बैक्टीरिया आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स विच आर यूज टू क्योर डिजीजेज। यहाँ पे एक वर्ड है एंटीबायोटिक्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड दीज एंटीबायोटिक्स आर वेरी यूजफुल टू क्योर डिजीजेज। अब ये एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स आर the chemicals obtained from microorganism and used to kill disease causing microorganism। डिजीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन भी कहते हैं। यानी एंटीबायोटिक्स एक ऐसे केमिकल होते हैं जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंजाई से ऑब्टेंड होते हैं
और दूसरे जो डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम पैथोजन भी कहते हैं उनको किल करके हमें बीमारियों से बचाते हैं। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो डिस्कवर्ड हुआ था उसका नाम था पेनिसिलिन, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। और कुछ अदर एंटीबायोटिक्स हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो हमें बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं, बैक्टीरिया की एक्टिविटी के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एक और सीरीज है, एक और यूज है, मेडिसिन की कैटेगरी में ही आता है, वो है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। तो वैक्सीन्स प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये वैक्सीन्स क्या होते हैं। वैक्सीन्स आर द वीक और डेड डिजीज काजिंग माइक्रोब्स, ये एंड विच हैव एबिलिटी टू इंड्यूस आवर इम्यूनिटी। यानी वैक्सीन्स जो डिजीज काजिंग एजेंट होते हैं उन्हीं की मात्रा, थोड़ी सी मात्रा होती है जो मतलब वीक या डेड होते हैं, लेकिन इनके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने की क्षमता होती है, मतलब वो उस पर्टिकुलर डिजीज के प्रति इम्यूनिटी हमारे शरीर में डेवलप कर देते हैं। तो ऐसे केमिकल्स को, जो ऐसे वीक एंड डेड पैथोजेंस को हम वैक्सीन कहते हैं। तो कुछ यहाँ वैक्सीन के नाम दिए गए हैं जैसे BCG फॉर टीबी, TPT फॉर इसको ट्रिपल एंटीजेंस भी कहा जाता है, तो इसके लिए ये डिप्थीरिया, परटूसिस और ये टिटनेस के लिए ये जो है काम आता है। ये वुपिंग कफ और परटूसिस दोनों सेम है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, परटूसिस एंड वुपिंग कफ बोथ आर सेम। यहाँ पर जो तीसरा डिजीज होता है वो होता है टाइफाइड। तो टाइफाइड के लिए, सॉरी टिटेनस, टिटेनस के लिए, यानी D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर परटूसिस, T फॉर टिटेनस। तो ये 3 डिजीज के लिए जो ये वैक्सीन काम आता है। इसके अलावा पोलियो वैक्सीन हैं जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये हमारी बॉडी में पोलियो के अगेंस्ट में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंडली माइक्रोब्स के बाद से अब हम लोग देखेंगे, फ्रेंडली माइक्रोब्स में कुछ और कैटेगरीज है जैसे इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कुछ माइक्रोज ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, जो है वो यूजेबल फार्म ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, ये यूजेबल फार्म ऑफ नाइट्रोजन कहे जाते हैं। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन फ्री नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसको जो है नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड प्लांट कैन गेट नाइट्रेट एंड नाइट्राइट एज ए फूड, या आप एज ए मिनरल्स यूज करते हैं एंड मेकिंग यूज टू मेक देयर फूड। यहाँ पे ये जो ऐसे माइक्रोब्स को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ एक ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन द क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। जो माइक्रोब्स होते हैं जो डेड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स होते हैं या उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड अदर वेस्ट होते हैं, यानी जो डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं या डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, उनको मैन्योर में चेंज कर देते हैं। एंड यू नो मैन्योर्स आर वेरी यूजफुल फॉर द प्लांट्स, मैन्योर इंक्रीजेज द फर्टिलिटी, तो दस दे क्लीन द इन्वायरमेंट आल्सो। इन्वायरमेंट को क्लीन करने के साथ साथ ये क्या करते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ा देते हैं। तो फ्रेंडली माइक्रोब्स के अंदर, फ्रेंडली माइक्रोब्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रोब्स। जो अभी हमने पढ़ा फ्रेंडली माइक्रोब्स, और इसके बाद हार्मफुल माइक्रोब्स। तो हार्मफुल माइक्रोब्स क्या होते हैं? हार्मफुल माइक्रोब्स जो हमें किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुँचा सकते हैं, चाहे वो बाई काजिंग डिजीज या बाई स्पॉइलिंग आवर फूड और फोडर ऑफ एनिमल्स एंड बाई क्रिएटिंग फूड पॉइजनिंग। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट, इन तीनों में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिजीज काज करते हैं। पैथो ये हमारी बॉडी में कैसे इंटर होते हैं? तो पैथोजेंस में इंटर इन ह्यूमन बॉडी थ्रू एयर, वाटर, फूड कॉन्टेक्ट एंड थ्रू कैरियर्स। कैरियर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज को कैरी करते हैं। तो माइक्रोबियल डिजीज में जैसे जो ऐसे माइक्रोबियल डिजीज होते हैं जो एक पर्सन से, यानी जो अफेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है, उससे हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं।
तो those diseases which may spread from infected person to healthy person is called communicable diseases. Example: cholera, TB, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। कुछ इंसेक्ट, जैसे यहाँ कैरियर की बात हुई थी, तो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इन पैथोजन्स को, डिजीज काजिंग एजेंट्स, डिजीज काजिंग माइक्रोब्स को कैरी करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसमें हाउस फ्लाई, मस्कीटो मेन है। इनको हम वेक्टर्स कहते हैं। यानी वेक्टर्स आर कैरियर्स आर दोज organisms which carry disease causing pathogens. Now some disease list of some diseases caused in human by microbes are given. You can see here tuberculosis. Tuberculosis is a disease caused by bacteria. Measles by virus, चिकन पॉक्स by virus, पोलियो by virus। और इनका जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। तो एयर या कॉन्टेक्ट के द्वारा भी होता है, और ये पोलियो बाई एयर होता है। कॉलरा और टाइफाइड ये बैक्टीरियल डिजीज है, और इनका ट्रांसमिशन वाटर और फूड मटेरियल्स द्वारा होता है। हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है जो वाटर के द्वारा ट्रांसमिट होता है। इसी तरह मलेरिया और डिसेंट्री, ये दो जो है प्रोटोजोन डिजीजेज हैं। तो इसका जो है वो मलेरिया जो मस्कीटो बाइट से होता है। तो मलेरिया का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है प्लाज्मोडियम। यानी मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। लेकिन मस्कीटो उस प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन देखने को मिलता है बच्चों के अंदर, कि वो समझते हैं तो मलेरिया मस्कीटो से होता है, मस्कीटो के काटने से होता है। बट जो काजल ऑर्गेनिज्म है, जो डिजीज को काज करता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। डिसेंट्री एक अनदर काइंड ऑफ प्रोटोजोआ से होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंट अमीबा। तो ये कंटामिनेटेड फूड से हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है। इसके अलावा कुछ डिजीज हैं जो प्लांट के अंदर होते हैं माइक्रोब्स के द्वारा। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, जैसे सिट्रस कैंकर और ब्लाइट ऑफ राइस, तो बैक्टीरियास होते हैं और इनका ट्रांसमिशन सिट्रस कैंकर का एयर से होता है, ब्लाइट ऑफ राइस का वाटर से होता है। यहाँ पर दो डिजीज, रस्ट ऑफ व्हीट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये फंगल डिजीजेज हैं और इनका ट्रांसमिशन, जैसे रस्ट ऑफ व्हीट का ट्रांसमिशन होता है एयर एंड सीड से, और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का ट्रांसमिशन होता है इन्फेक्टेड ट्यूबर से। यहाँ पे हम जरा यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे ब्लाइट ऑफ राइस। ब्लाइट ऑफ राइस एक बैक्टीरियल डिजीज है, और इसकी वजह से जो है बंगाल में एक बार अकाल पड़ा था, चावल की फसल बहुत सारी बर्बाद हो गई थी। और आप जानते हैं कि बंगाल के लोग चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वहाँ पर बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। इसी तरह से जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, इसके वजह से आयरलैंड में भी अकाल पड़ा था। तो इसका कारण है कि जो आयरलैंड जो है वहाँ पर पोटैटो उनका मुख्य खाना है, तो पोटैटो की बहुत सारी फसल बर्बाद हो जाने के कारण वहाँ बहुत सारे लोग मर गए। और ये दो वायरल डिजीज है, येलो वेन मोजैक और भिंडी, भिंडी के अंदर डिजीज होती है और इनका ट्रांसमिशन इंसेक्ट से होता है। टोबैको मोजैक डिजीज, ये फेमस वायरस TMV, टोबैको मोजैक वायरस के द्वारा कार्य होता है, और ये कॉन्टेक्ट से एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक फैलता है। इसके बाद से आप देखेंगे कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो वायरल डिजीजेज होते हैं, कुछ वायरस जो होते हैं वो भी डिजीज काज करते हैं प्लांट्स के अंदर, जिसको हमने देखा एनिमल्स और प्लांट्स। ये कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो है जैसे बैक्टीरिया हैं, एनिमल में भी डिजीज काज करते हैं। तो वो कौन कौन से बैक्टीरिया है, वो जो कौन कौन से डिजीज है? तो एंथ्रेक्स जो डिजीज है वो बैक्टीरिया के द्वारा एनिमल में होता है। दूसरी तरफ जो है फूट एंड माउथ डिजीज, जो कि एक वायरल डिजीज है और ये भी एनिमल में होता है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? देखिए, बैक्टीरिया ग्रो ऑन आवर फूड, जो बासी फूड होता है या काफ़ी देर से रखा हुआ फ्रूट होता है, या जो कटा हुआ फ्रूट होता है काफ़ी देर से एक्सपोज होता है, उसके ऊपर ये हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, जिनका नाम है सूडोमोनास या साल्मोनेला। तो ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो ऑन फूड एंड प्रोड्यूस पॉइजनस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये ऐसे सबस्ट्रेट के ऊपर, यानी फूड जो बासी हो या फ्रूट जो है कट है एंड एक्सपोज हो, सेफ जगह पे ना रखा गया हो,
तो उन पे वो ग्रो करके उनके ऊपर टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, एंड दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस स्पॉइल द फूड एंड कॉजेज सीरियस इलनेस। ये भयंकर बीमारियां फैला देते हैं और इसे कभी कभी डेथ हो जाती है। दूसरा जो हार्मफुल इफेक्ट है नेक्स्ट, वो है स्पॉइलिंग ऑफ फूड। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जानवरों के चारे को भी सड़ा डालते हैं, तो जो जानवरों के लिए जो है वो काफ़ी नुकसानदायक है। तो हार्मफुल, इसके बाद से अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिजीज स्पॉइल द फूड, यानी हार्मफुल एंड यूजफुल एस्पेक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ हम अब यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि जो फूड मैटर्स है, हाउ वी कैन प्रिजर्व दो, यानी हम उनको कैसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, यानी द प्रोसेस बाय विच फूड इज प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम या फूड मे सेव फॉर लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। तो इसके कुछ कॉमन मेथड्स हैं, जैसे फूड में भी प्रिजर्व बाय यूजिंग केमिकल्स। इसमें से यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ केमिकल्स दी है, जैसे सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। तो जैम, जेली, पिकल्स में जो है हम इन केमिकल्स का यूज करके उनको प्रिजर्व कर देते हैं। ये केमिकल्स जो है इनको हम फूड प्रिजर्वेटिव्स भी कहते हैं, यानी सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेटिव। इनको इसलिए फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं क्योंकि these preservatives prevent the growth of harmful microorganisms and also prevent the spoilage of food, भोजन को खराब होने से बचाते हैं। इसके बाद से सॉल्ट, बहुत कॉमन प्रिजर्वेटिव है, फूड प्रिजर्वेटिव, जैसे मीट, फिश, आंवला, रा मैंगो, टैमरिन, जी इनके चारों तरफ जो है वो साल्ट यूज किया जाता है। साल्ट को यूज करके इनको प्रिजर्व करते हैं और इस मेथड को हम लोग कहते हैं साल्टिंग। नेक्स्ट chemical is the sugar. Sugar is used to preserve food also. High concentration of sugar inhibit the growth of microbes. यानी जो शुगर के साथ जैसे जैम में, जेली में आप देखेंगे शुगर का सॉल्यूशन काफ़ी शुगर काफ़ी कंसनट्रेट होता है, यानी शुगर का सॉल्यूशन काफ़ी गाढ़ा होता है और गाढ़े सॉल्यूशन में जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए। तो इस तरीके से इनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स बाय रिड्यूसिंग मॉइस्चर कंटेंट इन फूड। और जब मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद से जो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, नेक्स्ट मेथड्स बाय विच फूड कैन बी प्रिजर्व, तो ऑयल एंड विनेगर। तो ऑयल और विनेगर का यूज करके मीट, फिश, पिकल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा को प्रिजर्व किया जा सकता है। नाउ तो ये रहे कुछ केमिकल्स जिनसे हम फूड मैटर को प्रिजर्व करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम अदर मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, जैसे फूड प्रिजर्वेशन बाय हीट एंड कोल्ड। यू नो कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो अधिक टेम्परेचर पे और कम टेम्परेचर पे भी ग्रो नहीं कर पाते हैं। उनके लिए एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जिसमें बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। तो अगर हम हॉट ट्रीटमेंट देते हैं, यानी अगर हम फूड मैटर्स को हीट करते हैं, बॉयल कर देते हैं, तो माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ए नंबर ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स may not survive at high and low temperature. So this method is used to prevent the growth of pathogen in the food. तो इसका एक बहुत कॉमन मेथड है जिसके द्वारा मिल्क एंड अदर लिक्विड्स को प्रिजर्व किया जाता है, उसका नाम है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस इज यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द मिल्क। मिल्क में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को चेक किया जाता है। इन दिस प्रोसेस मिल्क इज हीटेड एट, ये 700 डिग्री सेल्सियस लिखा है, इट इज 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस पर 10 to 15 सेकेंड, नॉट मिनट। हियर सम मिस्टेक्स, सो प्लीज रेक्टिफाई। मैं जैसे पढ़ रहा हूँ उसे आप इसको ध्यान दीजिएगा। इन दिस प्रोसेस मिल्क इज हीटेड एट 70 डिग्री सेल्सियस, नॉट 700, 70 डिग्री सेल्सियस
फॉर 15 to 30 सेकेंड, यहाँ पर मिनट नहीं होगा, सेकेंड होगा, एंड देन सडनली चिल, देन उसके बाद उनको ठंडा करके स्टोर किया जा सकता है। इस प्रोसेस को सबसे पहले डिस्कवर किया था लुइस पास्चर। इसी तरीके से कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा भी फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। बहुत सारे आप देखेंगे घरों में कि जो सब्जियां होती हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, उनको फ्रिज में रखा जाता है। तो इसके पीछे रीजन है कि लो टेम्परेचर पर भी माइक्रोब्स जो होते हैं ग्रो नहीं कर पाते। तो दिस प्रोसेस वाज अब उसके बाद से नेक्स्ट मेथड अभी हमने पढ़ा, पहले पढ़ा प्रिजर्वेशन बाय यूजिंग केमिकल, उसके बाद पढ़ा प्रिजर्वेशन बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, नाउ नेक्स्ट प्रिजर्वेशन बाय प्रॉपर पैकिंग एंड स्टोरेज। तो फूड को जो स्पॉइल करने वाले फैक्टर हैं वो है एयर और मॉइस्चर, यानी एयर यानी ऑक्सीजन उसमें ना हो और मॉइस्चर ना हो तो फूड स्पॉइल नहीं होगा, फूड डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो अगर हम इन्हीं को दूर कर लें, यानी पैकिंग के समय इस तरह से अरेंज करें तो उसमें एयर और मॉइस्चर ना हो, तो लंबे समय तक फूड को स्टोर किया जा सकता है। जैसे जो मीट है जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं दूसरे देशों में, उनको एक कंटेनर में चाहे बहुत सारे फूड मटेरियल्स है, जैसे आप चिप्स वगैरह देखते हैं, उनको जो पैक किया जाता है तो उसमें वो एयर एंड मॉइस्चर टाइप होता है, मतलब प्रूफ होते हैं, उनमें एयर नहीं होता है, मॉइस्चर नहीं होता है। तो ये रहे कुछ मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहाँ पर एक चीज बता दें, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फ्रीली अवेलेबल है बट प्लांट कैन नॉट टेक इट, तो वो पौधे तक कैसे पहुंचेंगे, कि इसके लिए माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। सर्टेन माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी have tendency to fix free nitrogen into their usable form, यानी वो पहले अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको यूजेबल फॉर्म लाइक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और नाइट्रेट सॉइल में मिक्स जाएंगे जहाँ से प्लांट उनको ले लेंगे। तो इस तरीके इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट बट प्लांट कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो क्या होता है, certain microbes like bacteria and blue-green algae have tendency to convert free nitrogen in atmosphere to its usable form nitrite and nitrate। जैसा कि आपको बताया कि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो पहले अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं माइक्रोब्स, फिर अमोनिया से वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन्हीं नाइट्रेट और नाइट्राइट को प्लांट जो है वो सॉइल से ले लेते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो फ्री नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग या नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें कुछ बैक्टीरिया कौन कौन है, जैसे क्लास्ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम आर इम्पॉर्टेंट फ्री लिविंग बैक्टीरिया, एंड अनदर बैक्टीरिया राइजोबियम, ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनमें नास्टाक और एनाबिना का नाम फेमस है, यानी नास्टाक और एनाबिना ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। जिसके बाद से नाइट्रोजन साइकिल। अब देखिए नाइट्रोजन साइकिल क्या है, नाइट्रोजन साइकिल के में आप यहाँ पे स्टेप्स देख लीजिए, अगले टॉपिक में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ये मेन स्टेप्स क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी मैंने बताया कि जो फ्री नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उनका कन्वर्जन होता है पहले किसमें, अमोनिया में, तो उस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अमोनिफिकेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में, वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, एंड फिर माइक्रोब्स उनको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो अमोनिया है वो अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्रेट या नाइट्राइट में हो जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन में जो नाइट्राइट या नाइट्रेट होते हैं उनका फिर फ्री नाइट्रोजन के रूप में फ्री हो जाता है, और इस तरह से फिर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और साइकिल कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन साइकिल, ये एटमॉस्फेयर इज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड फ्रॉम एटमॉस्फेयर nitrogen is fixed by two group of bacteria. This one is the blue-green algae and the nitrogen. Another way by which nitrogen is fixed is the lightning, यानी जो बिजली चमकती है, आकाशीय बिजली होती है,
चमकती है उसमें भी कुछ नाइट्रोजन फिक्स होता है। और इस तरीके से जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन जो अमोनिया के रूप में फिक्स हो जाता है, एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, यानी बैक्टीरिया टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, यानी जो नाइट्रोजन फिक्स हुआ है, फिक्स नाइट्रोजन यानी अमोनिया के रूप में जो फिक्स हुआ है, उसका कन्वर्जन नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में हो जाएगा। फिर उसको जो है ये कंपाउंड जो है सॉइल में मिक्स हो जाएंगे, जिनको क्या है प्लांट में होंगे, और प्लांट से वो प्लांट को जब करेंगे एनिमल तो उनकी बॉडी में आ जाएगा। और प्लांट और एनिमल दोनों की जो डेड बॉडीज होंगी उनको डिकम्पोज करने से जो है नाइट्रोजन जो निकलेगा वो एटमॉस्फेयर में प्रयाप्त हो जाएगा। तो दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल। तो this is all about the chapter microorganism. Hope you will enjoy this teaching, and I wait your comment. Thank you very much.